खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का ओसीएम सब्जेक्ट का चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टार्ट किया है। इसका ऑलरेडी मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें, क्योंकि वो चारों लेक्चर में हमने कवर किया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप का मीनिंग, फीचर्स एंड मेरिट्स क्या होती है। तो मैम आज हम लोग क्या एक्सप्लोर करेंगे? आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म का, और पार्टनरशिप फर्म होता क्या है ये तो सबको समझ गया होगा। नाम ही बता रहा है कि पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स की कोई बिजनेस, कोई फर्म्स, करेक्ट। उसका मेरिट क्या होती है हमने पढ़ा, उसका एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डीमेरिट ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। डीमेरिट्स का मतलब होता है डिसएडवांटेजेस। तो इसका फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम्स ऑफ कंटिन्यूटी। अभी देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ कंटिन्यूटी कैसा होता है। आपने तो मैम बताया था कि अगर एग्रीमेंट में लिखा है पार्टनर्स अपनी बिजनेस को आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं, तो कर सकते नहीं, वो तो कर सकते हैं, बट डीमेरिट्स कहाँ पे आती है, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कहाँ पे होती है पार्टनरशिप फर्म में। अभी देखो, कोई भी बिजनेस में रिस्क ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर एक बिजनेस को चाहिए रिस्क। अगर रिस्क है तभी बिजनेस है। तो अभी इसमें क्या रिस्क है? इसमें यह है कि अगर पार्टनरशिप फर्म्स में, पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनर्स ने ये केस नहीं डाला है, ये चीज नहीं ऐड किया है, अगर कोई भी पार्टनर्स की डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड इंसैनिटी, यानी कि या तो वो चले गए भगवान के पास, मतलब या तो वो उनका डेथ हो गया, या तो वो कर्जे में डूब गए, या तो वो ऐसे चले गए मतलब मेंटल हो गए। उस केस में अगर पार्टनरशिप कोई और पार्टनर चाहे किसी और के साथ मिलके वो पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब आगे तक ले जा सकते हैं, तो हाँ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनर्स ये क्लॉज डालना भूल गए, मतलब ये चीज एग्रीमेंट में डालना भूल गए, ये एग्रीमेंट में लिखा ही नहीं है कि वो ये सारे काम कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? इन द केस ऑफ एनी इवेंट लाइक डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स एंड इंसैनिटी ऑफ पार्टनर्स, मतलब डेथ हो गया किसी पार्टनर का, या फिर इंसॉल्वेंट हो गए कोई पार्टनर, कर्जे में डूब गए, या फिर पागल हो गए कोई पार्टनर, तो दोनों पार्टनर में से किसी एक का अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टनरशिप फर्म ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन पोजीशन पे पहुंच जाता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है पार्टनरशिप फर्म के लिए। फिर नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। अब ये एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस कैसे आता है? यहाँ पे मैंने बताया था जो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है। अब पार्टनरशिप फर्म कानून के नजरों में दो पर्सन नहीं है, मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं है। कानून के नजरों में पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स दो जिस्म एक जान की तरह काम करते हैं, मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों ही सिंगल पर्सन है। इसके लिए यहाँ पे एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस होता है। अगर मानो उन्होंने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म था, मैंने एग्जांपल दिया था, आपके पापा बिजनेस कर रहे, आपके पापा पार्टनरशिप फर्म खोले दो अपने दोस्तों के साथ, बट उन्होंने रजिस्टर नहीं किया अपने पार्टनरशिप फर्म को। क्यों? क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। अगर ये कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म तो ओपन कर लिया, फिर उनको और भी कैपिटल की जरूरत पड़ी, उनको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, बैंक से गए, लोन लिए। अगर बैंक से लोन लिए बट टाइम से रिपे नहीं कर पाए,
कौन नहीं कर पाए? वो पार्टनर्स, मतलब आपके पापा के बिजनेस में पार्टनरशिप फॉर्म जो था उस नाम पे आपके पापा ने लोन लिए, XYZ पार्टनरशिप फॉर्म। तो वो XYZ पार्टनरशिप फॉर्म क्या हुआ, लॉस में चला गया और वो लोन को रीपे नहीं कर पाया। अगर वो लोन को रीपे नहीं कर पाए तो बैंक वाले आएंगे, फॉर्म के एसेट को देखेंगे। अगर 2 लाख रुपए का लिए थे तो 1 लाख रुपए का ही कवर हो पाया उसमें से एसेट्स। एसेट का वैल्यू 1 लाख था तो उन्होंने 1 लाख रुपए ऐसे लिए। फिर दूसरे लाख के लिए क्या किया, 1 लाख रुपए अभी भी तो बाकी है लोन का, वो क्या किया, आपके पापा का पर्सनल प्रॉपर्टी से लोन रिपे लिया, मतलब उन्होंने आपके पापा के पर्सनल प्रॉपर्टी पे हमला किया। ये होता है अब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। अगर वहीं पे कोई और बिजनेस होता, यानी कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता, प्राइवेट कंपनी होता, ऐसा कुछ कंपनीज होती, तो वहां पे लीगल स्टेटस रहती है। तो वहां पे क्या होता, अगर फर्म में 50,000 का ही वैल्यूएशन है तो वो 50,000 ही लेके चला जाता, वो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे हाथ भी नहीं लगाता। बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है अब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस की। उनके पास में लीगल स्टेटस नहीं होता पार्टनरशिप फर्म के पास। फिर थर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स, अभी देखो आपके घर में ही 4 जन होंगे, 5 जन होंगे, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती है, डिस्प्यूट्स तो होती है, कॉन्फ्लिक्ट तो होती है, आर्ग्यूमेंट किसी भी टॉपिक पे होती है। चारों जन की विचार, चारों जन की थिंकिंग एक लेवल की नहीं होती। तो थोड़ा बहुत बर्तन अगर साथ में रहेंगे तो खटखट तो होगी। तो वैसे ही अगर पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर्स में हो, मतलब 3 जन है, 4 जन पार्टनर है, 5 जन पार्टनर है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी, किसी भी टॉपिक को लेकर आर्ग्यूमेंट भी हो सकती है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना जरूर, मतलब होती ही होती है, जरूरी नहीं होता बट कॉन्फ्लिक्ट होती है। अगर पार्टनर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भी डिस्प्यूट होती है, झगड़े होती है किसी भी चीज को लेकर। आपके पापा 2 दोस्तों के साथ पार्टनरशिप फर्म खोले थे, फॉर एग्जाम्पल आपके पापा किए तो कुछ अच्छा काम के लिए ही इन्वेस्टमेंट है, बट वो 2 अंकलों का मानना है कि यहाँ पे उनको इन्वेस्ट नहीं करना था। इस बात को लेकर आपको क्या लगता है, आर्ग्यूमेंट नहीं होगी उस फर्म में? होगी। यही होता है, पार्टनर्स के साथ बिजनेस करने में आर्ग्यूमेंट होती है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनर रहती है। अगर सिंगल ओनर रहती है तो उनको ही सब कुछ करना है, तो वो झगड़ेंगे किससे, आर्ग्यूमेंट किससे करेंगे? बट यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। फिर नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, शेयर्स। अभी कोई भी पार्टनर्स यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में अपना शेयर्स चाहता है किसी और को शेयर करना, किसी और को ट्रांसफर करना, तो वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकते। उनको कंसेंट चाहिए ऑल द पार्टनर्स की, मतलब अदर पार्टनर की राजामंदी जरूरी है। जैसे आपके पापा अपना शेयर्स, अपने पार्टनरशिप का इंटरेस्ट आपको ट्रांसफर करना चाहते थे, तो वो अपनी मर्जी से ऐसा नहीं बोलेंगे जो सारे के सारे इंटरेस्ट ट्रांसफर मैं कर देती हूँ तुम्हें, कर देता हूँ तुम्हें। नहीं, ऐसा आपके पापा नहीं कर सकते। आपके पापा को बाकी जो वो 2 दोस्त है उनके जो पार्टनरशिप फर्म खोले, उनसे एग्री, उनसे सलाह लेना पड़ेगा, उनकी राजामंदी जरूर है, उनकी कंसेंट बहुत जरूरी है। तो अपना ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अपनी इंटरेस्ट को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस ये भी है कि आप अपना शेयर्स बिना पूछे अपने पार्टनर से ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आपके पार्टनर मना कर रहे, आपके पार्टनर बोल रहे कि आपका शेयर्स आप अपने बेटे को नहीं ट्रांसफर कर सकते, तो आपको नहीं करना है, आप कर ही नहीं सकते क्योंकि उनका कंसेंट नहीं है। बट अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको ना कंसेंट लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेजेस ये है।
फिर है नेक्स्ट एडमिशन ऑन न्यू पार्टनर्स। यहाँ पे एडमिशन ऑन न्यू पार्टनर्स का में क्या होता है ना, डिफिकल्ट होता है, मतलब यहाँ पे डिफिकल्टीज आती है, डिफिकल्टी। डिफिकल्टी ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, डिफिकल्टी ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यू पार्टनर की एडमिशन के लिए डिफिकल्ट क्रिएशन होता है, क्योंकि आपको किसी पार्टनर्स को निकालनी है, किसी अपना शेयर्स किसी को ट्रांसफर करनी है, या फिर किसी पार्टनर को लानी है अपने पार्टनरशिप फॉर्म में, तो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स की भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना आपके पापा के जो पार्टनरशिप फॉर्म था उसमें अभी भी कैपिटल की कमी हो रही है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आपके पापा क्या बोलते हैं, आपके मौसा जी है, आपके मौसा जी ना बहुत ही रिच पर्सन है, उनको इन्वेस्ट करना है आपके फर्म में। आपके पापा तो एग्री है जो हाँ आ जाओ कर दो इन्वेस्टमेंट, और अपने एज अ पार्टनर आप ज्वाइन करो मेरे फर्म में, आपके मौसा जी को सलाह दे रहे हैं आपके पापा। बट आपके पापा के जो दोनों दोस्त थे उनको मंजूर नहीं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके मौसा जी को लाकर अपने रिलेशन वाले को देकर शेयर्स, अपने रिलेशन वाले को पार्टनर्स बनाकर गलत कर रहे, ऐसा नहीं चाहिए उनको। आपके मौसा जी से, आपकी मौसा जी से वो दोनों अंकल का 36 का आंकड़ा है, तो वो अंकल क्या बोलेंगे, आपके पापा के जो दोनों दोस्त थे पार्टनर वो रेडी नहीं है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट हो रहा है ना न्यू पार्टनर की एडमिशन के लिए। और तो और एक और यहाँ पे लैक है, जो आपका जो पार्टनरशिप नंबर्स होता है, मतलब नंबर ऑफ पार्टनर्स का जो रहता है वो ना मैक्सिमम 50 ही होता है, मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 50। अगर 50 आपका पार्टनर्स पूरा हो गया है, फिर भी एक बहुत बड़ा इंसान आपके फर्म में इन्वेस्ट करना चाहता है एज अ पार्टनर, आप लोगों का भी इच्छा है जो वो करे, बट आप लोग उसको ले नहीं पाओगे बिकॉज रूल्स में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50 ही होना चाहिए, ये भी एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप फर्म के लिए। और अपने मर्जी से आप पार्टनर्स की एडमिशन भी नहीं हो सकते, आपको अदर पार्टनर की परमिशन लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। फिर यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल आपने देखा कि पार्टनर्स का मैक्सिमम नंबर क्या होती है, 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। अगर 50% इन्वेस्ट कर रहे आपके फर्म में तो कितना करेंगे एज कंपेयर टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इन सारे मामलों में सोचो, कोई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका मैक्सिमम नंबर 200 है, वो 200 लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपका है 50, आपके पापा का पार्टनरशिप फर्म 50 का है, आपके अंकल का एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें 200 मेंबर तक कर सकते हैं, तो आप सोचो कैपिटल किनका ज्यादा होगा, आपके पापा का या फिर आपके अंकल का, ऑफ कोर्स आपके अंकल का, क्योंकि वहां पे मेंबर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना ज्यादा है आपके पापा से। तो यहाँ पे ये लैक खाती है कि आपका लिमिटेड कैपिटल होती है, आपके लिमिटेड कैपिटल होने के कारण आप अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपांड नहीं कर पाते एज कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। तो यहाँ पे ये भी एक डिस्प्यूट है, मतलब एक डिमेरिट्स है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर है अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने बताया है कि पार्टनरशिप बिजनेस हमेशा ही कानून के नजरों में दो जिस्म एक जान की तरह होती है। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म ने लोन लिया है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था अभी कुछ टाइम पहले,
अगर आपके पापा अपने फॉर्म के नाम पे लोन लिया है बैंक से 2 लाख का, बट वो टाइम से रीपे नहीं कर पाए बिकॉज उनका बिजनेस जो है लॉस में जा रहा है, तो वो बैंक वाले जो रहेंगे लोन डिपार्टमेंट, वो क्या करेंगे, वो आएंगे उस फॉर्म में देखेंगे कितने का एसेट्स है। अगर एसेट्स 50,000 का वैल्यूएशन लगता है, मतलब 50,000 का इन्वेंट्री है उस फॉर्म में, तो वो 50,000 को कैप्चर करेंगे। उसके बाद जो 1.5 लाख रुपए बचे, वो 1.5 लाख आपके पापा और आपके पापा के दोस्त जो थे पार्टनरशिप फॉर्म में, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से जाएगा। मतलब यहीं पे वो बैंक वाले क्या करता है, कहीं से भी अपना लोन लेकर ही जाता है, चाहे आपका घर जाए, आपका मकान जाए, बंगलो जाए, कार जाए, नो मैटर। बट वहीं पे अगर आपका बिजनेस ज्वाइंट स्टॉक में होता, प्राइवेट कंपनी होता, जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी का प्रोसेस रहता है, वहां पे अगर फर्म में से 50,000 का ही इन्वेंट्री निकला है, तो वो सिर्फ वही इन्वेंट्री लेता, उसका कोई राइट नहीं बनता बैंक वाले का जो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी पे हाथ भी डाले। बट यहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बिकॉज इसीलिए आपके पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाती है। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ सिक्योरिटी। अभी प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी कैसे क्रिएट होता है, मतलब अभी तो हमने एडवांटेजेस में पढ़ा था कि सीक्रेट चीजें जो रहती है यहाँ पे मैक्सिमम रहती है एज कम्पेयर टू अदर। फिर अभी हम लोग ऐसा क्यों पढ़ रहे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आते हैं सीक्रेट चीजों के लिए। देखो, जैसे कि मैंने बताया है, एज कम्पेयर टू अदर बिजनेसेस यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अच्छा रहती है बिकॉज पार्टनर्स ज्यादा होती है। बट यहाँ पे ही देखो, अगर डिस्प्यूट हो गई किसी फॉर्म में, अगर आपके और आपके पापा और उस एक अंकल है उनका नहीं जम रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो लोग आपके फॉर्म का जो मेन डिसीजंस होते हैं, जिसके बहुत ही ज्यादा कोर डिसीजन अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने सर्विसेज को लेकर, वो अगर मार्केट में लीक कर देते हैं कुछ पैसों के कारण, तो हो गया ना प्रॉब्लम्स क्रिएट। वहां पे सोल प्रोप्राइटर में मैक्सिमम सिक्योरिटी क्यों था, बिकॉज वहां पे सिंगल ओनरशिप था, वो नहीं बिकेगा किसी के लिए, ये गारंटी है कि वो किसी और के लिए नहीं बिकेगा। बट पार्टनरशिप फॉर्म एक मेंबर से नहीं होता, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता है। अगर लालच के चक्कर में कोई पार्टनर्स बिक गया किसी और के हाथों, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। रिस्क ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी ये क्या होती है, पार्टनरशिप फॉर्म में जैसे कि मैंने बताया है, पार्टनर्स ही ओनर्स होते हैं, पार्टनर्स ही प्रिंसिपल होती है और पार्टनर्स ही एजेंट होती है। उनके पास में एक अथॉरिटी रहती है जो वो अपने फॉर्म को एज अ पार्टनर्स भी यूज, एज अ प्रिंसिपल भी यूज करे और एज अ एजेंट भी काम करे। मानो एक पार्टनर से मेरा फॉर्म है, उसमें मेरी पार्टनर है, मैंने उसको काम दिया है कि तुम ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्म लोन ले सकती हो, उसको फॉर्म में यूज कर सकती हो। बट ये इम्प्लाइड अथॉरिटी देने के कारण, मतलब ऐसा इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब वो एक्शंस तो हो रही है बट मैंने रोका नहीं, मैंने मैक्सिमम ये बोला है लोन तुम 5,000 तक, 5 लाख तक का ही ले सकती हो फॉर्म के बिहाफ पे। बट किसी दिन मेरी पार्टनर जो है 5 करोड़ की लोन ले ली और मैंने रोका नहीं उसे। मैंने क्या किया, मैंने उसको नहीं रोका ये लोन लेने से कि तुम 5 करोड़ की लोन नहीं ले सकती। अगर मैंने नहीं रोका, मेरा कोई एक्शन नहीं है, तो
सामने वाले को क्या लगेगा कि मैंने उसे अथॉरिटी दे दिया है 5 करोड़ तक की, तो वहां पे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि बैंक वाले ये समझेंगे कि बाकी सारे फर्म्स की सारे पार्टनर्स की राजामंदी है, सारे पार्टनर्स एग्री है ये लोन पे, तो वो आकर हमसे लेंगे, अपना पैसा लेकर जाएंगे। इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऐसा अथॉरिटी देती है कि हमने मतलब कुछ एक्शन पे करने दिया, रोका नहीं है उसको। कुछ एक्शन ऐसी होती है जो ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाती है, ऐसे अथॉरिटी होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है पार्टनरशिप फर्म में। आज हमने देखा कि डिमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, आगे हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैसे होते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अगर किसी को कोई क्वेरी हो मैरिट डिमेरिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फिर किसी और चीज में इस लेसन का, तो आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।